नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन हमने देख लिया, राइट। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या देखा बच्चा लोग? बर्नौलीज इक्वेशन में ये देखा कि किसी भी फ्लूइड पे अगर वर्क डन हो रहा है तो वो वर्क डन किसकी वजह से होता है? बाय प्रेशर इन द सराउंडिंग फ्लूइड। जो सराउंडिंग फ्लूइड होता है वो एक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर के जरिए वर्क डन करता है, और ये वर्क डन किसको इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये हमने बर्नौलीज इक्वेशन के कंक्लूजन में देखा। बेसिकली क्या था बर्नौलीज इक्वेशन बच्चा लोग? बर्नौलीज इक्वेशन के पीछे कंसेप्ट ये था कि अगर फ्लूइड नैरो सेक्शन से फ्लो हो रहा है तो नैरो सेक्शन से फ्लो होने पे फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, लेकिन उसी नैरो सेक्शन पे उसका प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये बर्नौलीज का कंसेप्ट था, ठीक है। तो बर्नौलीज के कंसेप्ट पे हमने इक्वेशन निकाल लिया है। अभी उस इक्वेशन को हम यूज करेंगे और अलग अलग एप्लीकेशंस देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बच्चे लोग स्पीड ऑफ ई फ्लक्स? ई फ्लक्स मतलब क्या? ये जो ई फ्लक्स होता है ना, ई फ्लक्स का मतलब है फ्लूइड फ्लो आउट, ठीक है। मतलब एक बॉटल ले लिया मैंने, उसके अंदर फ्लूइड है, ठीक है, भर दिया और नीचे से एक छेद कर दिया, तो नीचे से वो फ्लूइड बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो किस स्पीड से बाहर निकलेगा, उस स्पीड को, वहां से जो होल है वहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ई फ्लक्स बोलेंगे। और उसकी जो स्पीड है वो हम बर्नौलीज के इक्वेशन से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये टैंक है सबसे पहली चीज, ठीक है। ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ विड्थ ऑफ द टैंक, दैट इज क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या है? लार्जर है, जो A1 बोलता हूँ। इस टैंक को मैंने नीचे क्या कर दिया? एक होल कर दिया। उस होल को क्या बोलते हैं पता है? ओरिफिस बोलते हैं। ओरिफिस इज नथिंग बट अ स्मॉल होल, ठीक है। तो इसका एरिया जो है ये क्या है? A2 है। तो जो भी फ्लूइड है वो क्या होगा? यहां से निकलेगा। अब इनलेट और आउटलेट दोनों के दोनों क्या है? एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, इसलिए अपन बोलेंगे दोनों का प्रेशर क्या है? सेम है, ठीक है बच्चे लोग। तो अभी हम देखते हैं क्या इक्वेशन बनता है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स का। दिमाग में याद रखो, बर्नौलीज इक्वेशन मेरे को यूज करना है, ठीक है। तो मैं चालू करता हूं। सबसे पहले द वर्ड ई फ्लक्स, इसका मतलब क्या होता है? मीन्स फ्लूइड फ्लो आउट। जो फ्लूइड है उसमें क्या होना चाहिए? बाहर निकलना चाहिए, उसको बोलते हैं अपन ई फ्लक्स, ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया बच्चा लोग? ये डिस्कवर किया टोरिसेलीज। टोरिसेली हम पहले भी देख चुके हैं। ये कौन है? ये एक इटालियन साइंटिस्ट है, ठीक है। सो टोरिसेली ने discovered the formula for the speed of E-flux। इसने इसके लिए फॉर्मूला निकाला और इसने देखा कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये नॉर्मली सेम है फ्री फॉल की तरह। मतलब कोई भी बॉडी अगर ऊपर से फ्री फॉल होती है तो उसका स्पीड का इक्वेशन क्या होता है? अपन ने देखा है ना, √2gh जैसा होता है, ग्रेविटेशन में देखा था हमने। तो सेम तरीके से इसका भी इक्वेशन उसी तरीके से बनता है। कैसे बनता है हम देखेंगे। सो ही फाउंड दैट द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स is identical to the equation of the freely falling object। इसकी तरह ये इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए यहां पे हमारे पास ये डायग्राम है। ये एक टैंक है जिसमें उसका एरिया अंदर का मैं क्या बोलूंगा? A1। सो कंसीडर a fluid of density rho filled in a tank। किसके अंदर फिल किया बच्चे लोग इस फ्लूइड को? एक टैंक के अंदर फिल किया। हैविंग एरिया A1। इसका एरिया क्या है? A1, ठीक है। अब ये फ्लूइड निकलेगा कहां से? फ्लूइड निकलेगा ये छोटी सी जगह से। इस छोटी सी जगह को क्या बोलते हैं? इस छोटी सी जगह को ओरिफिस बोलते हैं। द फ्लूइड विल फ्लो आउट ऑफ टैंक
from the small opening called as orifice। इस स्मॉल ओपनिंग को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इस स्मॉल ओपनिंग को ओरिफिस बोलते हैं, ठीक है। और इसका एरिया कितना है? लेट्स से हैविंग एरिया A2। तो हमको क्लियर कट पता है कि A1 बड़ा है और A2 क्या है? छोटा है, राइट। अच्छा, अब ये फ्लूइड इसमें से बाहर आएगा, किस स्पीड से बाहर आएगा वो अपने को निकालना है ना। क्योंकि इनलेट और आउटलेट दोनों के दोनों क्या है बच्चा लोग? एक्सपोज है एटमॉस्फेयर को, यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर और यहाँ पे भी एटमॉस्फेयर है, इसलिए दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। सो हियर आई विल राइट सिंस बोथ इनलेट एंड आउटलेट आर एक्सपोज्ड to the atmosphere, the pressure at both side will be same, and that is nothing but atmospheric, ठीक है। अब मैं बोल देता हूं यहां की वेलोसिटी है ना बच्चों लोग v1 है और यहां की वेलोसिटी क्या है? v2 है। So let v1 and v2 be the velocity at a1 and a2 respectively। सही है। अब मैं बर्नौलीज इक्वेशन से आगे बढ़ता हूं। बाय बर्नौलीज इक्वेशन क्या पता है बच्चे लोग अपने को? बर्नौलीज इक्वेशन से बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है ए सेक्शन का, 1 सेक्शन का और 2 सेक्शन का जो वर्क डन है, ठीक है, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये फॉर्मूला है, सही है ना बर्नौलीज का ना। अब क्या क्या पता है अपने को? चलो, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने बोला, तो इधर क्या हो जाएगा? P0 हो जाएगा प्लस हाफ रो लेट्स से V1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब अपन क्या करते हैं? हाइट मेजर करना है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हाइट। और हाइट किसी एक रेफरेंस से मेजर किया जाता है। तो मैं बोलता हूं दिस इज योर रेफरेंस लाइन। ये जो बॉटम है यही क्या है? अपना रेफरेंस है। अगर ये रेफरेंस है तो H2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और H1 क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस से हाइट मेजर की जाती है। तो रेफरेंस से इधर तक की हाइट H1 दैट इज H, रेफरेंस से इधर तक की हाइट H2, लेकिन वो रेफरेंस और बॉटम लाइन कोइंसाइड हो रहे इसलिए H2 क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। तो H1 के बदले क्या आ जाएगा बच्चे लोग? H आ जाएगा। सो इट विल बी रो जी H। नेक्स्ट P2 भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो रो P0 हो गया प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ दिस टर्म इज गोइंग टू बी कैंसल। H2 0 है बच्चे लोग, तो रो GH2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H2 क्या है? 0 है। ऑलराइट, अच्छा ये P0 कैंसिल हो जाएगा। तब बचा क्या मेरे पास? हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, सब जगह पे रो है मैं काट सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी हाफ V1 स्क्वायर प्लस GH इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। ये बर्नौलीज का बेसिक इक्वेशन है। हमने बोला दोनों एट ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसलिए P1 भी P0 है और P2 भी P0 है, तो दोनों तरफ से कट जाएगा। अच्छा, रेफरेंस यहाँ पे लिया है, डेटम लाइन, रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस से हाइट गिनी जाती है, तो रेफरेंस लाइन ओरिफेस पे है, इसलिए ओरिफेस की हाइट H2 क्या हो गई? 0 हो गई, तो ये हट गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसको कॉमन एलसीएम लेंगे, तो कॉमन एलसीएम लूंगा तो V1 स्क्वायर प्लस 2GH हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो अपॉन 2 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर, तो ये 2 भी कट जाएगा। अब ये प्लस V1 स्क्वायर है, उधर जाएगा, क्या बनेगा बच्चा लोग? माइनस बनेगा। सो वी विल गेट 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहां तक समझ में आया आपको? बहुत सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन भी देखा है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? वॉल्यूम फ्लो रेट जो होता है ऑफ अ फ्लूइड, वो क्या होता है? किसी भी पाइप के अंदर सेम होता है,
ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं और कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करता हूं। देखो so now by continuity equation, क्या है कंटिन्यूटी इक्वेशन? वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट होता है A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है, राइट? अच्छा, मुझे किसका इक्वेशन चाहिए, किसकी वेलोसिटी चाहिए? ओरिफिस की, मतलब ई फ्लक्स की वेलोसिटी। ई फ्लक्स बोले तो जो फ्लूइड बाहर जा रहा है। फ्लूइड कहां से बाहर जा रहा था डायग्राम में? सेकंड पार्ट से, ओरिफिस से जा रहा था, उसकी वेलोसिटी क्या थी? V2 चाहिए। ठीक है, तो मुझे V2 चाहिए, V1 नहीं चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, V1 को V2 के फॉर्म में निकालूंगा। सो हियर V1 विल बी, सी A1 मल्टीप्लाइड है, इधर जाएगा डिवाइड होगा, A2 बाय A1 V2। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2GH एज इट इज बच्चा लोग, V2 स्क्वायर एज इट इज माइनस V1 स्क्वायर के बदले ये डाल दूंगा, दैट इज A2 बाय A1, ये स्क्वायर हो जाएगा और V2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू, लेकिन V1 स्क्वायर था इसलिए इसको भी स्क्वायर करना पड़ा। अच्छा, कैन आई टेक V2 स्क्वायर कॉमन? सो इट विल बी 1 माइनस A2 बाय A1 होल स्क्वायर, V2 यहां से कॉमन निकल जाएगा। सही है। अच्छा, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, तो ये उधर जाके क्या बनेगा बच्चा लोग? डिवाइड हो जाएगा। या यहां पे ही रहने देता हूं मैं, तो देखो यहां पे प्लीज, नाउ सिंस जो ओरिफिस था, ठीक है, टैंक की विड्थ ज्यादा थी, उसका एरिया ज्यादा था, ओरिफिस एक छोटा सा होल था, तो उसका जो एरिया है वो क्या है? एरिया ऑफ द टैंक के मुकाबले नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो A2 जो था ओरिफिस का एरिया था स्मॉल सेक्शन का, इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द टैंक। सो वी विल राइट सिंस A2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन A1, यहां पे हमने लिखा भी है A2 छोटा है A1 से। ठीक है, देयरफॉर A2 अपॉन A1 स्क्वायर इज वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड। ये टर्म बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि छोटा डिवाइड बाय बड़ा वैल्यू, पहले छोटा और छोटे का स्क्वायर और भी छोटा, तो ये टर्म हट जाएगा बच्चा लोग, ये हट जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 इंटू V2 इज V2, सो यू विल गेट V2। ठीक है, अच्छा V2 भी क्या है यहाँ पे, ये भी समझो आप लोग, V2 स्क्वायर है। ठीक है, तो V2 स्क्वायर यू विल गेट एज 2GH, तो V2 क्या हो जाएगा? V2 बन जाएगा √2GH। ठीक है, कोई कंफ्यूजन बच्चा लोग? तो ये जो इक्वेशन है ना, ये फ्री फॉल की तरह इक्वेशन है ना। ठीक है, फ्री फॉल में भी ऐसी इक्वेशन देखा था आपने, तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ना, ये काय का इक्वेशन है? स्पीड ऑफ इफ्लक्स का। इसलिए टोरिसेली ने बोला था कि इट इज सेम एज आइडेंटिकल टू अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इफ्लक्स का मतलब समझा बच्चा लोग? एक बोतल में अगर मैं छेद कर दूं तो उस छेद को क्या बोलेंगे? ओरिफिस बोलेंगे। उसमें से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा, उस फ्लूइड को बाहर निकलने को बोलते हैं इफ्लक्स। इफ्लक्स मींस फ्लूइड फ्लो आउट ऑफ दैट ओरिफिस। तो किस स्पीड से फ्लो होगा ये हमने निकाल लिया। तो अगर मेरे पास बॉटल है, बॉटल में अगर 10 सेंटीमीटर तक की हाइट है, लिक्विड का पानी भरा हुआ है, तो वो 10 सेंटीमीटर हाइट, ग्रेविटी अगर मुझे पता है तो मैं निकाल सकता हूं किस स्पीड से फ्लूइड बाहर आ रहा है। ठीक है, सो ये पहला एप्लीकेशन देखा हमने, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चा लोग, वो है वेंचुरी ट्यूब। Now see, next application, वेंचुरी ट्यूब। बच्चा लोग, अभी ये वेंचुरी ट्यूब है, कोई कोई बुक में इसको वेंचुरी मीटर भी बोला जाता है। ठीक है, अभी जो बुक में, नई बुक में स्पेलिंग आई है वो ये है, अदरवाइज पुराने बुक में स्पेलिंग यूज होती थी वेंचुरी, ये यूज होती थी और मीटर बोलते थे। ठीक है, अब ये नए बुक के हिसाब से हम
आगे बढ़ रहे हो। ना वेंचुरीमीटर क्या होता है या वेंचुरी ट्यूब क्या होता है, सबसे पहले मैं इसके लिए डायग्राम बना देता हूं, फिर आगे की बात करेंगे। ये है वेंचुरी ट्यूब, देख लो अच्छे से, फिर मैं इसको समझाता हूं। देखो वेंचुरीमीटर ट्यूब की अगर मैं बात करता हूँ ना बच्चों लोग, ये एक नॉर्मल ट्यूब है जिसमें क्या होगा, बीच में एक कंस्ट्रिक्शन आएगा। कंस्ट्रिक्शन मतलब जहां पे कन्वर्जेंस भी बोल सकते हैं, जहां पे जो है विड्थ जो है फ्लूइड फ्लो की नैरो हो जाएगी, ठीक है, उसको कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। अब वेंचुरीमीटर या वेंचुरी ट्यूब काय के लिए यूज किया जाता है, ये जो ट्यूब है देखो इधर क्या है, ये मेन पाइप है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहां पे ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन बोले तो इसका विड्थ जो है बहुत कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। उसके बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर मैं वेंचुरी ट्यूब की बात करता हूं तो वेंचुरी ट्यूब जो है इसमें से फ्लूइड फ्लो होगा, तो उस फ्लूइड की स्पीड क्या रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, वो मेजर करने के लिए ये वेंचुरी ट्यूब यूज किया जाता है। मतलब मान लो किसी भी पाइप के अंदर या ट्यूब के अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो उसकी अगर मेरे को वेलोसिटी चेक करनी है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, उसको थोड़ा सा काट के उसके बीच में वेंचुरी ट्यूब फिट कर दूंगा। तो किस स्पीड से आ रहा है प्रेशर डिफरेंस बर्नौलिस से मेरे को पता चल जाएगा, और उससे मैं क्या कर लूंगा बच्चा लोग, उसकी स्पीड निकाल सकता हूं। तो कैसे निकाल सकते हैं, यही अभी हमने देखना है। तो सबसे पहली चीज, द वेंचुरी ट्यूब इज यूज्ड to measure the speed of the fluid flow in the tube। ये ट्यूब में जो फ्लूइड फ्लो होने वाला है उसकी स्पीड क्या रहेगी, ये मेजर करने के लिए वेंचुरी ट्यूब यूज किया जाता है। तो लेट से यहाँ पे मेन पाइप या ब्रॉडर सेक्शन का एरिया A1 बोल देते हैं और यहाँ का एरिया हम बोल देते हैं A2। अच्छा, इस ट्यूब में ये जो नैरो सेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सो द वेंचुरी ट्यूब हैज कंस्ट्रिक्शन इन इट। कंस्ट्रक्शन बोले तो जहां पर उसका सेक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही नैरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ एट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पे विड्थ नैरो है, तो नैरो विड होने की वजह से हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन देखा था, विड नैरो होगी तो क्या हो जाएगा, आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, नैरो विड का मतलब है एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो गया तो वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट रखने के लिए अल्टीमेटली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो एट कंस्ट्रक्शन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीजेस इन अकॉर्डेंस टू, किसकी वजह से इंक्रीज होगा, इन अकॉर्डेंस टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलता है सब जगह पे फ्लूइड कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब ये उसका इक्वेशन है ना, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर A2 कम है तो अल्टीमेटली V2 जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ताकि ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। सो इफ A2 स्मॉल V2 विल इंक्रीज। ये हम पढ़ते आ रहे पूरे फ्लूइड में भी, दो पिछले टॉपिक में भी यही था, नैरो सेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, दैट इज बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन बर्नौलिस क्या बोलता है, अगर नैरो सेक्शन में वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, मतलब नैरो सेक्शन में वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
So at constriction, velocity of the fluid increases in accordance with the continuity equation, but the pressure decreases by the Bernoullis इक्वेशन। बर्नौलिस इक्वेशन बोलता है नैरो सेक्शन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी लेकिन प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है। इसलिए देखो फ्लूइड, अगर मैं ये मैनोमीटर ट्यूब की बात करूं, मैनोमीटर ट्यूब का एक्सटेंडेड पोर्शन है, इधर प्रेशर कम है इधर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए देखो लिक्विड यहाँ से यहाँ पे राइज हो रहा है, दिख रहा है। मैंने ये ऊपर बनाया, ये नीचे बनाया, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है लेकिन प्रेशर क्या है, कम है। दैट इज बर्नौलिस, है ना। फिर से बता रहा हूं बच्चा लोग, सेक्शन नैरो है, नैरो सेक्शन पे क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बर्नौलिस है। तो यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो प्रेशर कम है ज्यादा है तो उस तरफ जाएगा फ्लूइड, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, प्रेशर डिक्रीजेस बाय बर्नौलिस इक्वेशन, ये तो मैंने बोल दिया। नाउ लेट A1 and A2 be the area of the section at entrance पे A1 और कंस्ट्रक्शन पे A2 एंड कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। A1 A2 एरिया बोल दिया और उनकी वेलोसिटी को हम क्या बोल देंगे, V1 V2 बोल देंगे। लेट, यहां पे लिखता हूं, लेट V1 एंड V2 बी देयर और बी द velocities at A1 and A2 respectively, ठीक है। तो यहां की वेलोसिटीज भी मुझे पता चल चुकी है। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चा लोग, मैं इधर का प्रेशर को बोलता हूं P1 और इधर के प्रेशर को P2। तो ऑल्सो P1 एंड P2 बी देयर और बी द प्रेशर एट A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। अब मैं आ जाता हूं बर्नौलिस इक्वेशन पे। तो बर्नौलिस का इक्वेशन क्या है, बाय बर्नौलिस इक्वेशन मुझे पता है, बर्नौलिस इक्वेशन बोलता है P1 प्लस हाफ ρ1 V1 स्क्वायर प्लस ρg(h1) इधर का टोटल विल बी इक्वल टू इधर का टोटल, दैट इज P2 प्लस हाफ ρ2 V2 स्क्वायर, ठीक है। अब डेंसिटी सेम है तो अपन ρ2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ रो लिखेंगे, प्लस हाफ ρ V2 स्क्वायर प्लस ρg(h2), ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो वेंचुरीमीटर होता है ना, भले इसका सेक्शन ऐसा है लेकिन अगर इसकी सेंट्रल एक्सिस की बात करूंगा तो ये तो हॉरिजॉन्टल है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल होने की वजह से, सिंस द एक्सिस ऑफ वेंचुरी ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, इसका एक्सिस हमेशा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, इसलिए H1 इज इक्वल टू H2 हो जाएगा। देयरफॉर ρg(h1) इज इक्वल टू ρg(h2) हो जाएगा। तो ये कट जाएगा बच्चा लोग। अब ये कट गया तो बचा क्या, यहां पे बचा P1 प्लस हाफ ρ V1 स्क्वायर, उस तरफ P2 प्लस हाफ ρ V2 स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे भेज देता हूँ, P2 को माइनस हो जाएगा यहाँ पे आके और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी P1 माइनस P2, राइट। यहाँ पे क्या है, हाफ ρ V2 स्क्वायर, दिस विल गो टू दैट साइड, माइनस हाफ ρ V1 स्क्वायर। अब यहां से मैं हाफ रो कॉमन ले सकता हूं, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अभी आपको ये समझना है, ये इन दोनों का जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, वो किसकी वजह से, लिक्विड की हाइट की वजह से। लिक्विड की हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस हम पढ़ चुके हैं, वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है ρgh से, ठीक है। सो हियर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू ρgh, वेयर h इज दिस हाइट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, देखो यहाँ पे P1 माइनस P2 के बदले में ρgh लिख दूं और ये हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा, रो रो कट गया।
ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड आई विल गेट 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। सही है। अब यहां तक तो मैं पहुंच गया, मुझे V1 या V2 की बात करनी है, तो अगेन मेरे को पता है ना बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या बोलता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो जैसा मैंने अभी इफ्लेक्स में किया था, V1 का वैल्यू V2 के फॉर्म में निकाल सकता हूं, या तो V2 का वैल्यू V1 के फॉर्म में निकाल सकता हूं, दोनों का किसी का भी वैल्यू निकाल सकता हूं ना किसी के फॉर्म में, ठीक है। सो बाय कंटिन्यूटी इक्वेशन वैल्यू ऑफ V1 can be obtained in terms of V2 and वाइस वर्सा, मतलब V2 को भी V1 के फॉर्म में लाके निकाल सकते हैं, एंड कैन बी पुट इन इक्वेशन 1 टू ऑब्टेन V1 और V2। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से V1 को V2 के फॉर्म में या V2 को V1 के फॉर्म में निकाल लेंगे और इक्वेशन 1 में डाल देंगे, तो V1 या V2 जो भी चाहिए मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, वेंचुरी ट्यूब से स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो मेजर करूंगा, ठीक है। अगर V1 निकाल लिया तो V1 यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी, V2 निकाला तो यहाँ की वेलोसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे ऑब्वियसली वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया ज्यादा है इसलिए वेलोसिटी कम, यहाँ पे एरिया कम है इसलिए वेलोसिटी ज्यादा। सो ये मेरा सेकेंड एप्लीकेशन था बच्चा लोग बर्नौलिस का, दैट इज वेंचुरी ट्यूब। अब थर्ड एप्लीकेशन हम बात करेंगे थर्ड जो है हमारा एरोप्लेन में यूज होता है, लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। ये एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है, इसके पीछे भी जो है ना बर्नौलिस प्रिंसिपल काम करता है। तो कैसे काम करता है देखते हैं। Third application of Bernoulli is lifting of aeroplane। अब एरोप्लेन लिफ्ट कैसे होता है उसके लिए सबसे पहले मैं एरोप्लेन का विंग का शेप बना देता हूं। एरोप्लेन का विंग का शेप इस तरीके से होता है बच्चे लोग, दिस इज द शेप ऑफ द एरोप्लेन विंग। और एरोप्लेन जो है ना इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ व्हाट हैपेंड, जब एरोप्लेन इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इधर से जो वेलोसिटीज आती है, एयर जो होता है ये उसको चीरते हुए आगे रहता है, बराबर है। तो जिसकी वजह से ये जो है ना बच्चा लोग, दिस आर नथिंग बट स्ट्रीम लाइंस। तो जब प्लेन ऐसा जा रहा है तो एयर जो है सामने से जाती है, इसको चीरते हुए जा रहा है, तो एयर की जो स्ट्रीम लाइन है वो क्या होगी, क्योंकि इसका शेप ऐसा होता है प्लेन के विंग्स का, इसको एरोडायनामिक शेप भी बोलते हैं। तो बहुत सारी जो एयरलाइंस होती है ना, स्ट्रीम लाइंस, वो क्या होती है, विंग्स के ऊपर की तरफ क्राउडेड हो जाती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, इस तरफ ज्यादा स्ट्रीमलाइन क्राउडेड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इधर पे जो एयर है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और नीचे कम स्ट्रीमलाइन है इसलिए उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इधर वेलोसिटी ज्यादा है, इधर वेलोसिटी कम है। बर्नौलिस क्या बोलता है, जिधर वेलोसिटी ज्यादा उधर प्रेशर क्या कम, तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा और इधर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब प्रेशर डिफरेंस हो गया, इधर प्रेशर कम इधर प्रेशर ज्यादा। और आपको पता है प्रेशर डिफरेंस हो गया, कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई टू लो। तो हाई प्रेशर नीचे है, लो प्रेशर ऊपर है, तो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होगा, लेकिन अपने आप फ्लो नहीं होगा। इसके लिए प्रेशर डिफरेंस इतना होना चाहिए कि वो जो वेट है एरोप्लेन का उसको ओवरकम करना चाहिए। इफ द प्रेशर डिफरेंस इज सो मच हाई
as compared to the weight of the plane, then it is possible to lift the aeroplane. ठीक है, तो वो जो प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है जिसको क्या बोलते हैं, डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं. ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं बच्चा लोग. ये शेप है एरोप्लेन का, एरोप्लेन के विंग का. तो एरोप्लेन जब फ्लो हो रहा है, देखो मैंने पर्पसली एरो बनाया ऐसा, इसका मतलब एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, रनवे पे रन कर रहा है. तो एरोप्लेन जब रनवे पे रन कर रहा है, ठीक है, जितनी स्पीड से रन करेगा, सामने से जो स्ट्रीम लाइंस है एयर की, वो क्या हो जाएगी, कटेगी. जब वो स्ट्रीम लाइन कटेगी तो बहुत सारी स्ट्रीम लाइन है ना, ऊपर की तरफ क्राउडेड हो जाती है, विंग्स के ऊपर की तरफ रादर देन नीचे. अब बहुत सारी स्ट्रीम लाइन ऊपर की तरफ क्राउडेड है, इसलिए ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वेलोसिटी कम है. ऊपर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम. ऊपर प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, तो हाई टू लो फ्लो होएगा. ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स क्रिएट होती है जिसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उसको बोलते हैं डायनामिक लिफ्ट. इट इज कॉल्ड एज डायनामिक लिफ्ट. ठीक है, तो मैं इसके एक्सप्लेनेशन से आगे बढ़ता हूं, समझ में आएगा आज हमको एरोप्लेन कैसे लिफ्ट होता है. तो देखो बहुत ही आसान है. फिगर शोज द विंग ऑफ एन एरोप्लेन. एरोप्लेन का विंग शो हो रहा है. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, when an aeroplane runs on the runway, जब ये रनवे पे रन करता है तो क्या होगा, the majority of the स्ट्रीम लाइन, देखो रन करेगा तो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन जो है एयर की स्ट्रीम लाइन है, कट जाएगी. द मेजोरिटी ऑफ एयर स्ट्रीम लाइन्स गेट क्राउडेड, यहां पे जमा हो जाएंगे बहुत सारे, get crowded above the wings of the aeroplane. ठीक है, as compared to the bottom side. बॉटम साइड के मुकाबले बहुत सारे जो स्ट्रीम लाइन्स है कहां क्राउड होगी, ऊपर क्राउड होगी. तो ऊपर जब एयर की स्ट्रीम लाइन क्राउड होगी तो ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी. So I will write, therefore the velocity of air is greater above the wings of aeroplane as compared to बॉटम. ठीक है, तो वेलोसिटी ऊपर ज्यादा हो गई नीचे के कंपैरिजन में. अच्छा, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो बर्नौलीज क्या बोलता है, जिधर वेलोसिटी ज्यादा उधर प्रेशर कम. हेंस इन अकॉर्डेंस विथ बर्नौलीज भाई साहब बोलेंगे कि अभी ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा. तो हेंस इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलीज इक्वेशन द प्रेशर अबाउट द विंग इज लेस एज कंपेयर टू बिलो. नीचे के मुकाबले ऊपर क्या हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया. तो अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है इसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, एक फोर्स क्रिएट होगा जिसको क्या बोलते हैं, डायनामिक लिफ्ट. ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर एंड फोर्स इज क्रिएटेड एट दी बॉटम. नीचे की तरफ फोर्स क्रिएट होगी क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर प्रेशर कम है, तो हाई टू लो फ्लो होगा ना, तो नीचे की तरफ क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से फोर्स क्रिएट होगा. सो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर एंड फोर्स इज क्रिएटेड एट द बॉटम ऑफ द एरोप्लेन कॉल्ड एज डायनामिक लिफ्ट. ठीक है, एक फोर्स क्रिएट होती है बॉटम ऑफ द एरोप्लेन में जिसको क्या बोलते हैं, चलो डायनामिक लिफ्ट बोलते हैं.
लेकिन उसकी वजह से अभी भी प्लेन लिफ्ट नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि प्लेन का खुद का भी तो वजन है ना, जो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है। नीचे से ऊपर की तरफ डायनामिक लिफ्ट मिल रहा है, लेकिन प्लेन का खुद का वजन भी नीचे की तरफ है। तो अगर ऐसा हो जाएगा कि वेलोसिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी ऊपर है, बहुत कम है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस प्रेशर होगा और डायनामिक लिफ्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो डायनामिक लिफ्ट अगर उसके वेट के मुकाबले ज्यादा हो जाएगा तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। सो इफ दिस dynamic lift becomes greater than the weight of the aeroplane, अगर एरोप्लेन की वेट से ज्यादा हो जाता है, then the aeroplane gets lifted up। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चा लोग एरोप्लेन का लिफ्टिंग होता है, याद रखना। इसलिए ये जो शेप है ना, स्पेसिफिकली डिजाइन होती है। आप देखो ना, हेलमेट का भी शेप है ना, वैसे ही होता है। ठीक है, हेलमेट का शेप आपने देखा है, ऐसा क्यों नहीं होता है, स्क्वायर क्यों नहीं होता है? कभी सोचो आप इसके बारे में। वो भी शेप जो होती है ना, जो स्पोर्ट्स बाइक की होती है ज्यादातर हेलमेट, वो भी क्या होती है? ऐसी शेप की होती है। इसको एरोडायनामिक शेप बोलते हैं। जो ज्यादातर अभी आप लोग देखोगे ना, स्पोर्ट्स बाइक्स भी जो आती है, वो भी एरोडायनामिक शेप की होती है। ठीक है, ताकि एयर रेजिस्टेंस क्या हो? कम हो। यहां पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है, एयर रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या होगा, नीचे ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, तो क्या होगा? व्हीकल जो है स्टेडी चलेगी। तो ये आपका थर्ड एप्लीकेशन हो गया लिफ्टिंग ऑफ एरोप्लेन। फोर्थ एप्लीकेशन, नाउ विल टॉक अबाउट spray of an atomizer। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो बहुत सिंपल होता है। नेक्स्ट इज एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या होता है बच्चों लोग? एटोमाइजर कुछ नहीं, ये पिचकारी देखिए ना दिवाली में, अपना होली में स्पीड से लिक्विड बाहर फेंकता है। ठीक है, या फिर आप जब कलर स्प्रे पेंटिंग करते हो, ठीक है, देखा रहेगा, या फिर आप परफ्यूम मारते हो। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें जो है वो भी बर्नौलीज इक्वेशन पे ही डिपेंड करता है, कैसे वो लिफ्ट होता है ऊपर। ठीक है, वो सब देखना है। उसको क्या बोलते हैं? एटोमाइजर बोलते हैं। तो the working of carburetor of IC इंजन। IC इंजन बोले तो इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, या फिर पेंट स्प्रे, ठीक है ना, या पेंट गन भी बोल सकते हैं, या सेंट स्प्रे जो आप डीओ वगैरह मारते हो। और या फिर अगर इसके अलावा बात करूं मैं, तो क्या हो सकता है बच्चे लोग बताओ? सेंट स्प्रे हो सकता है, डीओ हो सकता है, या कोई भी जो पंप के थ्रू काम करता है। ठीक है, or any other device which is operated by spray mechanism। ठीक है, is based on बर्नौलीज प्रिंसिपल। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? बर्नौलीज इक्वेशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं।
बहुत ही सिंपल डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप समझते हो तो देखो, सबसे पहली चीज ये क्या है, सिलेंडर है और ये उसका पिस्टन है और ये एक टी ट्यूब है। ठीक है, टी ट्यूब बोले तो अब जिसके अंदर आपका लिक्विड है जिसको आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। ठीक है, अब टी ट्यूब में क्या होता है, एक ट्यूब है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम पिस्टन के जरिए पिस्टन पीछे खींचता हूं और फिर पंप करता हूं। तो जब मैं पंप करता हूं तो पिस्टन क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना हाई स्पीड एयर ब्लो करेगा कि नहीं करेगा बच्चा लोग, जब आगे जाएगा तो हाई स्पीड एयर ब्लो करेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। यहाँ पे एयर की वेलोसिटी कुछ है नहीं। इस टिप ऑफ दी ट्यूब पे जब मैं इसको ब्लो करूंगा, एयर को ब्लो करूंगा हाई स्पीड से, तो इधर स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इधर स्पीड कम। अच्छा, जब इधर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो बर्नौलिस क्या बोलता है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, तो यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ का प्रेशर ज्यादा। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, मैं इस पिस्टन को ये पिचकारी है मार रहा हूं मतलब क्या होगा, ये टिप पे हाई वेलोसिटी से एयर बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे एयर वेलोसिटी ज्यादा है, यहाँ पे एयर वेलोसिटी कम है। अच्छा, एयर वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा इन अकॉर्डेंस विद बर्नौलिस। तो प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा, कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो होती है, हाई टू लो, तो हाई प्रेशर यहाँ पे है, लो प्रेशर यहाँ पे, तो ये ऊपर राइज हो जाएगा और वो इजीली फिर स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है। अब मैं इसको फ्रेम करता हूं। सो द वर्किंग ऑफ कार्बोरेटर ऑफ एन आईसी इंजन, पेंट गन, ठीक है, सेंट स्प्रे और एनी अदर डिवाइस विच इज ऑपरेटेड बाय स्प्रे मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन बर्नौलिस इक्वेशन। ठीक है, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ एंड टी ट्यूब, ठीक है, विच इज डिप्ड इनटू द लिक्विड। ये उस लिक्विड में डिप्ट होगा जिसको आपको स्प्रे करना है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, ध्यान से देखना। एट द टिप, ये टिप है, एट द टिप ऑफ द टी ट्यूब, ये जो टी ट्यूब है ना, इसके टिप पे क्या होगा, अ हाई स्पीड एयर इज blown with the help of piston P in cylinder C। ठीक है, ये पिस्टन जब मैं पुश करूंगा तो सिलेंडर सी पे क्या करेगा, ये सिलेंडर सी के अंदर पिस्टन है पिचकारी की तरह, जब इसको पुश करूंगा तो ये आगे आएगा और यहाँ पे क्या होगा, टिप पे हाई स्पीड एयर ब्लो होगा। Therefore, at tip of the T tube, pressure will be less। प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्पीड ज्यादा है, जहां पे स्पीड ज्यादा होती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ये कौन बोलता है, बर्नौलिस बोलता है। So therefore, at tip of a T tube, pressure will be less in accordance with बर्नौलिस इक्वेशन। तो बर्नौलिस इक्वेशन से क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कम है तो प्रेशर ज्यादा किधर होगा, इधर होगा, है ना। तो कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो होता है, हाई टू लो, तो अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, ये जो है लिक्विड ऊपर राइज हो जाएगा इजीली और फिर स्प्रे हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा, ऊपर प्रेशर कम है, तो लिक्विड राइज हो जाएगा और इजीली स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है, therefore at tip of T tube pressure will be less in accordance to Bernoulli's equation, hence liquid rises up to the tip of the tube and can be sprayed. Again with पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से वापस से उसको क्या होगा, पुश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। तो जब हम दबाते हैं ना बच्चे लोगों,
डीओबी आप यूज करते हो तो दबाते हो मतलब पिस्टन आगे पुश कर रहे हैं, पिस्टन आगे पुश कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट करता है टिप पे और नीचे हाई प्रेशर है तो लिक्विड ऊपर आ जाता है और इजिली स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरीके से ये काम करता है, याद रखना ही। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही आसान है। बर्नौलिस कहाँ छुपा हुआ है इसमें, समझा ना? यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। नाउ नेक्स्ट लास्ट एप्लीकेशन है बच्चा लोग बर्नौलिस का, जो है ब्लोइंग ऑफ रूफ। जो घर की छत वगैरह होती है ना, वो रूफ ब्लो हो जाती है जब हाई विंड आती है तो कैसे होता है? वो भी बर्नौलिस की वजह से ही होता है, उसके पीछे भी बर्नौलिस ही छुपा हुआ है। तो छोटा सा एप्लीकेशन है लास्ट वाला, देखते हैं, फिर ये चैप्टर की थियरी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। सो फिफ्थ एप्लीकेशन इज ब्लोइंग ऑफ रूफ। ठीक है, ऑफ हाउस। तो देखो, इसको समझने के लिए मान लो ये घर है, तब होगा क्या, जब हाई स्पीड से विंड फ्लो होती है तो विंड इस शेप की वजह से इधर ऐसे स्ट्रीमलाइन राइज होंगी, जिसकी वजह से इधर का जो प्रेशर है, पी बोलता हूं, ये पी जो प्रेशर है ये कम होगा और नीचे का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। कैसे होगा आप खुद ही बताओ। सीधी सी बात है ना, जब एयर ज्यादा फ्लो होगी तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी यहाँ पे तो अंदर तो कोई एयर फ्लो नहीं हो रही तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा तो इधर का प्रेशर कम और अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर, तो कोई भी चीज कहां से कहां फ्लो होगा, हाइट फ्लो। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो ये ऊपर की तरफ एक्ट होगा, छत को उड़ा देगा। दैट इज नथिंग बट योर बर्नौलिस। ठीक है, सो लिखता हूं मैं, व्हेन द हाई स्पीड विंड फ्लोज ओवर द roof of the house, the pressure at the top of the roof decreases। प्रेशर जो है ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, in accordance with बर्नौलिस। बर्नौलिस की वजह से, क्यों? क्योंकि ऊपर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, ओके। लेकिन अंदर तो एयर नहीं है, अंदर तो नॉर्मल है और अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, बट द प्रेशर इनसाइड द हाउस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज ग्रेटर देन outside pressure, hence it will exert force upward। अब इधर अंदर का प्रेशर ज्यादा है, बाहर का कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा और जिसकी वजह से रूफ ब्लो हो जाएगा। सो इट विल एक्सर्ट फोर्स अपवर्ड एंड रूफ इज ब्लोन ऑफ। ठीक है, इस तरीके से घर की छत उड़ती है, जो हम बोलते हैं ना, सेम प्रिंसिपल, छाता बारिश में लेके घूमते हैं ना, यही होता है। ठीक है, ऊपर ज्यादा एयर फ्लो हो रही है, नीचे फ्लो ही नहीं हो रही है, ऊपर स्पीड ज्यादा है, नीचे स्पीड कम है, ऊपर स्पीड ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कम, नीचे प्रेशर ज्यादा, तो ज्यादा से लो की तरफ, इसलिए छाता ऊपर की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, सब बर्नौलिस पे छुपा हुआ है ना, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे बच्चा लोग बर्नौलिस का एप्लीकेशन भी खत्म होता है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ठीक है, कि सारी थ्योरी खत्म हो गई है। ठीक है, देख लो।